हम डिस्कशन कर रहे हैं यूजीसी नेट हिस्ट्री का पेपर 2019 का। क्वेश्चन है, किन क्षेत्रों में 19वीं सदी में व्यवस्थित रूप से राजकीय पहल दिखाई देती है? ए में है गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में। बी में है मानचित्र और सर्वे, वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान, चिकित्सा में। सी में है धर्मशास्त्र, साहित्य और गणित में। डी में है कला, भाषा विज्ञान और नाट्यशास्त्र में। तो किन क्षेत्रों में 19वीं सदी में, कौन सी सदी में, 19वीं सदी की बात है, तो उस व्यवस्था की व्यवस्थित रूप से राजकीय पहल दिखाई देती है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मानसिक और सर्वे, वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान और चिकित्सा। इन मामलों में व्यवस्थित रूप से राजकीय पहल दिखाई देती है 19वीं सदी में। इसकी डिटेल है, ट्राइगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1802 में हुई थी। कब हुई थी? 1802 में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1887 में हुई थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में हुई थी। कब हुई थी? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में। 1868 में बंगाल में एक अलग सिविल मेडिकल डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। 1869 में भारत सरकार में एक पब्लिक हेल्थ कमिश्नर तथा सांख्यिकी अधिकारी की नियुक्ति की गई। 1896 में इंडियन मेडिकल सर्विस की स्थापना हुई। इस प्रकार इन क्षेत्रों में 19वीं सदी में व्यवस्थित रूप से राजकीय पहल दिखाई पड़ती है। कौन कौन से क्षेत्रों में? मानचित्र और सर्वे, वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान और चिकित्सा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम अहमदाबाद छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत लिया? तो कब? तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? 1930। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1917 में साबरमती नदी के किनारे। 12 मार्च 1930 को यहीं से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू करते समय कसम खाई थी कि जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाएगी वे आश्रम में पैर नहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्विज है, इस बहस का कभी अंत नहीं हुआ है कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण विकास या गतिरोध था या उत्तरोत्तर गरीबी बढ़ी थी? इस बहस के अनिर्णित चरित्र का क्या प्रमुख कारण है? ए में है गुणात्मक साक्ष्य की विविध प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। बी में संबंधित गुणात्मक आंकड़े अपर्याप्त है। सी में है लेखक विशेष की वैचारिक प्राथमिकताएं। और डी में है भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक चरित्र। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, संबंधित गुणात्मक आंकड़े अपर्याप्त हैं। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण निर्धारण करने वाले संबंधित गुणात्मक आंकड़े अपर्याप्त है, जिसे निर्णय कर पाना मुश्किल है कि इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण विकास या गतिरोध था या उत्तरोत्तर गरीबी बढ़ी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि फ्रांसिस केरो ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कब की थी? कब की थी? ए में है 1667, बी में 1669, सी में 1672 और डी में है 1674। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 1667। 1667 को फ्रांसिस केरो ने भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की थी। 1667 में फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में फ्रांस में नाविकों का जत्था रवाना हुआ। 1668 में फ्रांसिस केरो ने सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ की थी? सूरत में की थी। दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। कहाँ की थी दूसरी फैक्ट्री? तो ये मछलीपट्टनम में स्थापित की थी फ्रांसिस केरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया और उनके प्रति निष्ठा की घोषणा की? 1930 के दशक के उत्तरार्ध में इसका कांग्रेस में विलय हो गया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का आधार व्यापक हुआ। तो कौन सा है इसमें आंसर? ए में सत्य शोधक समाज, बी में द जस्टिस पार्टी, सी में है द्रविड़ कशगम और डी में है गैर ब्राह्मण संघ। तो इसमें कौन सा आंसर सही है?
तो इसमें डी आंसर सही है, गैर ब्राह्मण संघ। कौन सा संघ? गैर ब्राह्मण संघ। महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण आंदोलन का आरंभ ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में? ज्योतिबा फूले में। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण आंदोलन ने 19वीं सदी के अंत तक दो समानांतर प्रवृत्तियों का विकास किया। एक अधिक धनिक गैर ब्राह्मणों के नेतृत्व वाली रूढ़िवादी प्रवृत्ति थी जो अपनी मुक्ति के लिए ब्रिटिश सरकार में आस्था रखती थी, और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद उन्होंने गैर ब्राह्मण एसोसिएशन नाम से एक अलग और निष्ठावान राजनीतिक दल का गठन किया जिसने अंग्रेजी शासन का समर्थन किया। बम्बई प्रेसिडेंसी के गैर ब्राह्मण आंदोलन ने विदर्भ में 1938 में औपचारिक रूप से कांग्रेस में विलय का निर्णय लिया और इस तरह कांग्रेस को व्यापक जनाधार प्रदान किया। क्वेश्चन है, इनमें से किसने यह लिखा था कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ था जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना, और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। ए में है आरपी दत्त ने कहा था, बी में है आरसी दत्त ने कहा था, सी में जेपी नारायण ने कहा था, डी में बीजी तिलक ने कहा था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आरपी दत्त। आरपी दत्त ने ऐसा कहा था, यानी कि रजनीपाम दत्त ने ऐसा कहा था। किसने कहा था? रजनीपाम दत्त ने ऐसा कहा था। रजनीपाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे, तो इंडिया टुडे जो पुस्तक है किसकी है? तो ये रजनीपाम दत्त की है। इंडिया टुडे पुस्तक किसकी है? तो ये रजनीपाम दत्त की है। इसमें लिखा कि कांग्रेस का जन्म अंग्रेजों के षड्यंत्र के तहत हुआ था जिसका उद्देश्य अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय जनता के मन में बढ़ने वाले असंतोष को बाहर निकालकर एक सेफ्टी वॉल्व का कार्य करना था, असंतोष को बाहर निकाल के। नेक्स्ट क्विज है कि किस व्यवस्था अथवा बंदोबस्त के अधीन भारतीय राज्य विदेशी और रक्षा मामलों के अपने अधिकार खो बैठे थे? किस व्यवस्था अथवा बंदोबस्त के अधीन भारतीय राज्य विदेशी और रक्षा मामलों के अपने अधिकार खो बैठे थे? ए में है राज्य विलय नीति के तहत, बी में है सहायक संधि प्रणाली के तहत, सी में स्थायी बंदोबस्त के तहत, डी में है द्विशासन प्रणाली के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है बी, सहायक संधि प्रणाली के तहत। भारत में सहायक संधि की शुरुआत सर्वप्रथम डुप्ले ने भारतीय नरेशों को धन के बदले अपने सैनिकों को किराए पर उपलब्ध करवाने से की थी। बाद में क्लाइव तथा कार्नवालिस ने भी इस नीति को अपनाया था, सहायक संधि प्रणाली को। सहायक संधि कंपनी और देशी राज्यों के बीच होती थी। किसके बीच होती थी? कंपनी और देशी राज्यों के बीच। संधि के अनुसार कंपनी देशी राज्यों को सैनिक सहायता का वचन देती थी और इसके बदले में उससे निश्चित आर्थिक सहायता लेती थी। इस संधि को स्वीकारने वाले राज्य विदेश और रक्षा मामलों के अपने अधिकार खो बैठते थे।